नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका मेरे चैनल विधि डॉक्टर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे थे। अभी आपको पता है जो मई में यूजीसी नेट है वो 4 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो लगभग अपने पास सिर्फ 30 डेज़ ही बचे हैं। इन 30 डेज़ में हम कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं जो पढ़ने ही हैं। वैसे तो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, पहले की तैयारी काम आती है, लेकिन फिर भी ये कुछ मैंने कोशिश करी है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकालने की कि हर एक यूनिट में ये हमें पढ़ने ही है। तो आइए चलते हैं सीधा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस ये लगभग सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग और टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। हालांकि पर्सनली मेरा व्यू ऐसा नहीं है। टफ तो नहीं कह सकते, ये बोरिंग लगता है सबको। मैंने कोशिश करी है कि कुछ एक मैं इम्पोर्टेंट आपको बता सकूं टॉपिक्स। इसमें डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस में हम बात करें तो जैसे ऑस्टिन, सामंड, हॉलैंड, ये ऐसे करके हम जैसे मैक्स टू मैक्स इसमें अगर बनाएं तो 10 से 15 डेफिनेशंस निकलेंगी कि किसने जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल्स की। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस यूनिट में है वो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, क्योंकि स्कूल्स में चार पांच स्कूल्स है, जैसे एनालिटिकल हो गई, हिस्टोरिकल हो गई, फिलोसफिकल हो गई, नेचुरल हो गई, रियलिस्ट हो गई। इनमें हम ऐसे कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं कंपैरेटिवली कि ऑस्टिन जैसे कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, एनालिटिकल के हैं, उनकी बुक का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर कौन थे, उसके फादर कौन थे, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है। ऐसे ही हम हिस्टोरिकल स्कूल में जाते हैं तो हेनरी मेन है, सेवेनी है, तो इन सब का हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आप एक कंपैरेटिवली चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। इन थ्योरी से लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, जैसे फिक्शन थ्योरी हो गई लीगल पर्सनैलिटी की, किसने दी है। रियलिस्ट थ्योरी हो गई, को किसने दी है। ब्रिंज एंड बार्कर की थ्योरी हो गई। ये सब हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। इनको हम डेली रिवाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है, ये यूनिट इतना टफ नहीं है, स्कोरिंग है ये। फिर नेक्स्ट हम इसमें देख पा रहे हैं हॉफेल्ड का एनालिसिस है। राइट और ड्यूटीज़ को लेकर इनका एनालिसिस है, ये हमें याद होना चाहिए। आजकल क्या है कि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया, क्रोनोलॉजिकली पूछते हैं। जैसा कि पिछले वाले एग्ज़ाम में सितंबर 2020 में जो आया था, क्रोनोलॉजिकली बुक्स का पूछा था, कौन सी बुक पहले आई। तो हमें कंपैरेटिवली अगर हम स्टडी करेंगे तो इट्स इजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले हमारी कमांड बेयर एक्ट पे होनी चाहिए। कई बार क्या है कि हम ज़्यादा पढ़ने की बजाय बच्चों को ये लगता है कि बुक्स को हम प्रीफर करें, बहुत सारी कमेंट्रीज पढ़ें, लेकिन सबसे पहले हमें अपना बेयर एक्ट इज़ द बाइबल, ये आपने शायद सुना ही होगा। हमें बेयर एक्ट का हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट से क्या जोड़ा हुआ है। मैंने वीडियो भी डाला है, वो आप देख सकते हैं प्रीएम्बल के ऊपर। प्रीएम्बल के बाद में जैसे इसके ऊपर केस लॉज हैं, वेदर इट इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। हमें इनको क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहा है, मैंने जैसे स्टार मार्क लगाया, इनको क्रोनोलॉजिकली ऐसे पढ़ना है कि कौन सा केस पहले आया, कौन सा केस बाद में आया। नेक्स्ट हम बात करें जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका हमें डायरेक्ट का जिस्ट पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या है। पर्टिकुलरली हम बात करें जैसे कि बच्चे पैनिक रहते हैं कि आर्टिकल 21 में बहुत सारे केस लॉज है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आप उनको एक बार देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स 25-30 केस ही निकलते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट से एग्जैक्टली भी क्वेश्चन आते हैं कि आर्टिकल 13(4) कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया, आर्टिकल 31(c) कौन से अमेंडमेंट से हुआ, या राइट टू प्रॉपर्टी 19(1)(f) कब रिपील्ड हुआ। एकदम इजी इजी भी क्वेश्चन आते हैं जो कई बार हम गलत कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले इनको अमेंडमेंट्स को भी ध्यान रखना है और डायरेक्ट को भी पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 245 से लेकर 253 सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस के बारे में बात करता है ये। इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 के साथ इसको अच्छे से पढ़ना है। इस बार क्वेश्चन आए थे कि ये एजुकेशन इज़ वेदर यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट और नॉट। हमें थोड़ा सा बेसिकली पता होना चाहिए कौन सी लिस्ट में क्या आता है, ये भी हमें मतलब थोरोली पढ़ना है इसको। इमरजेंसी प्रोविजन से हर बार क्वेश्चन आता है, 352, 356 एंड 360। इसको केस लॉज के रेफरेंस से 13(4) के साथ इसको पढ़ना है, क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है। जो 4 केस है शायद आपको सबको पता होगा, सज्जन सिंह का, शंकरी प्रसाद, ये सब
इनको अपने क्रोनोलॉजिकली ध्यान रखना है। जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी में यूनियन जुडिशरी एंड स्टेट जुडिशरी आपको ध्यान रखना है। इसको भी आप एक कंपेरेटिवली चार्ट बना सकते हैं। यूनियन जुडिशरी आर्टिकल 1 to 4 में है, उधर स्टेट जुडिशरी आपका कहाँ आता है 2 to 5 में आ जाता है। तो आपको ये अच्छे से आप कंपेरेटिवली अगर स्टडी करेंगे तो आप ज़्यादा रीगेन कर पाएंगे। फिर रिट्स का मैंने लिख रखा है कि रिट्स केस लॉज के साथ पढ़नी है। 5 टाइप की रिट्स हैं। अब कई बार क्या होता है कि असर्शन रीजन में पेपर आता है अपना, तो क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि किसके पास ज़्यादा पावर है, वेदर हाई कोर्ट इज़ मोर एम्पावर्ड और नॉट और सुप्रीम कोर्ट। तो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, जबकि अपन देखें तो हाई कोर्ट के पास रिट्स का ज़्यादा पावर है। तो इसको अपने को अच्छे से पढ़ना है। 5 टाइप की रिट्स है, इसके कुछ एक केसेस हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये सबको टफेस्ट लगता है, बाकी ये यूनिट भी बहुत स्कोरिंग है क्योंकि इनके क्वेश्चन फिक्स्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। हर बार डेफिनेशन का क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। जे स्टार्क का पूछ लिया, कभी ओपनहाइम का पूछ लिया, कई बार लोटस केस में क्या कहा इंटरनेशनल लॉ के बारे। तो वो चीज़ें रिपीटेड हैं, हमें थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करें सोर्सेस की। हर बार इससे क्वेश्चन आता है। अभी 2020 सितंबर में भी इसका क्वेश्चन आया था कि कौन सा वेदर इट इज़ द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल और नॉट। तो ये हमें देखना है कि एकदम इजी सा एक आर्टिकल है जो इस बार पूछा था 31, कौन सा आर्टिकल है जो सोर्सेस से बात करता है, 31(1) क्लॉज C। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉग्निशन। ये एकदम इजी सा टॉपिक है कि रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स कैसे होता है। इसमें कुछ एक डॉक्ट्राइन्स दे रखे हैं, डी यूरे, डी फैक्टो, ये सब रिकॉग्निशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें यूएन ऑर्गन्स। यूएन ऑर्गन्स जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इनके चैप्टराइजेशन पता होना चाहिए कि क्योंकि अपने यूएन के जो चार्टर है, आप जैसे अपने इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूएन चार्टर आप डाउनलोड कर लें, आप उसमें पूरा देखें कि जनरल असेंबली कहाँ से कहाँ तक है, सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ से कहाँ तक है, इसका वर्क क्या है, ये सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए कौन से चैप्टर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 आईपीसी। ये भी कई लोग इसको इजी समझ लेते हैं और पढ़ते नहीं हैं। आप सितंबर 2020 का पेपर एक बार देखिए, उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे मेन फोकस क्या है, बैरेक्ट के सेक्शंस पे होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 441 में क्या है, 442 में क्या है। ट्रेसपासिंग में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा क्या है। सेलिंग और बाइंग का जो माइनर का है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉमन ऑब्जेक्ट कॉमन इंटेंशन की बात है। सेक्शन 34, 149 उनके केस लॉज क्या है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ये सब केसेस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें मेंस-रिया के जो केस लॉ है। सबसे पहले मेंस-रिया कैसे आया, एक्टस रियस कैसे आया, आर वर्सेस डी रूडजन का केस है, आर वर्सेस प्रिंस है, आर वर्सेस टॉलसन है। ये सब हमें लिमिटेड चीज़ें हैं जो हर बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस यूनिट के अंदर टॉपिक है कि हमें जनरल एक्सेप्शन के बिना आईपीसी अधूरा है। 76 से 106 हर बार आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्राइवेट डिफेंस का 96 से 106 है, इस बार भी उसका क्वेश्चन था। हर बार उसका क्वेश्चन आता है। 76 79 में पूछ लेते हैं, 77 78 में पूछ लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जल्लाद किसी को फांसी दे रहा है तो उसने कोई ऑफेंस करा है नहीं करा, वो सेक्शन 77 में मतलब उसको रिलीज़ किया जाएगा या उसको 78 में उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये अपने को अच्छे से पढ़ना है। जैसे 77 में हम बात करें तो एक्ट ऑफ द जज है, और 78 में एक्ट इन परसुएंस ऑफ जज। जैसे जल्लाद आएगा तो 78 में आ जाएगा। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। विद केस लो पता होना चाहिए। सेक्शन 84 में मैकनॉटन का केस है, हमें पता होना चाहिए। लीगल इंसैनिटी है, वेदर, ये सारा। जैसे एक्ट कॉजिंग स्लाइड हार्म, डी मिनिमस नॉन कुरेट लैक्स। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है जो फ्री का मैं मानता हूँ उसमें कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि लैटिन मैगजिम्स है। एज ए लॉ स्टूडेंट ये अपनी डिक्शनरी होती है, हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुमन रिलेटेड ऑफेंसेस है। जितने भी डायरेक्ट सेक्शन आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आता है 350,
फॉर ABCD जो है कौन से अमेंडमेंट से आया, हमें अमेंडमेंट अच्छे से पता होना चाहिए। 2013 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट 2018 का है, 363A है। जो भी एडिशनल जो सेक्शन है जैसे एसिड का जो है 326A, ये सब हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। बाइंग और सेलिंग का जो मैं आपको बता रहा था 372 373, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइंग पहले था सेलिंग क्या था, ये हमें अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 टोट, ये भी बहुत स्कोरिंग है। ये जो मैं आपको पांचों यूनिट बता रहा हूँ ये पांचों बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इनमें क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है अगर अपने को क्वेश्चन आता है। तो टोट्स में ये डेफिनेशंस है, उसमें 3 या 4 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें, सामंड ने क्या कहा, विनफील्ड ने क्या कहा, ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ, और फ्रेजर ने क्या कहा, ये पता होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट सामन और विलफिल्ड है। सामंड कहते हैं लॉ ऑफ टोट्स होता है, और विनफील्ड कहते हैं लॉ ऑफ टोट होता है, जो ग्रोइंग ट्री की थ्योरी होती है। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इसके जो इसेंशियल एलिमेंट होते हैं टोट्स के, कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल इंजरी होनी चाहिए। तो लीगल इंजरी कैसे आप डिसाइड करोगे, ये उसका प्रिंसिपल है। डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसका लीडिंग केस है एसबे वर्सेस वाइट। अब इसमें कई बार हम गलती कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, सभी को ध्यान रहता है, 3 ईयर लॉ के स्टूडेंट को भी ध्यान है कि एसबे वर्सेस वाइट है, लेकिन कई बार वो पूछते हैं कि कौन से उसमें जूरिस्ट थे। तो हमें ध्यान होना चाहिए, चीफ जस्टिस हॉल्ट थे, उन्होंने क्या कहा, उसमें क्या फाइंडिंग थी। और इधर डेमनम साइन इंजूरिया की बात करें तो इसमें ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, एक्सन वर्सेस ब्लंडेल है। ये सब हमें अच्छे से थोड़ा याद होना चाहिए। फिर डिफेंसेस की बात करें, अब जैसे आईपीसी में जो डिफेंसेस थे वैसे ही अपने टोट में है। कंपैरेटिवली आप इनकी स्टडी कर सकते हैं कि लॉ ऑफ क्राइम्स में क्या है, टोट्स में क्या है। जैसे वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है, सेक्शन 87 आईपीसी डायरेक्ट रिलेट करता है। तो यहाँ टोट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही आता है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। फिर उसका एक्सेप्शन है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, जो स्मिथ वर्सेस बेकर का केस था। अपने को डिटेल्ड इतना भी नहीं जाना, लेकिन अपने को ऊपर का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन बन जाता है। इसके 7-8 डिफेंसेस है, ये अच्छे से पढ़ने हैं विद केस लॉज। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, मैरीवर्दन वर्सेस निक्सन हो गया। और हम बात करें जैसे इंजूरिया साइन डैमनम के, मैंने आपको बता ही दिए। ये सब अपने को ध्यान रखने। फिर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, अब ये आया किससे, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर से आया। अब अपने इंडिया में इसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बना दिया, क्योंकि वही बात विनफील्ड को एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि ये एक ग्रोइंग ट्री की थ्योरी थी। तो विनफील्ड ने जो बताया वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। उसका असर्शन रीजन में भी अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रोइंग ट्री की थ्योरी किसने दी थी। तो ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ड्यू टू द विनफील्ड थ्योरी की वजह से ये बन पाया। अब इसके कई केस लॉज हैं, इनको हमें अच्छे से, MC मेहता का केस है, चरण लाल साहू का है, भोपाल गैस ट्रेजडी का है, ये सब हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट लाइबिलिटी की, जो आर्टिकल 300A होता है। इसमें बहुत सारे केस हैं, स्टेट की लाइबिलिटी कब होगी, इसमें लीडिंग केसेस हैं। कंपटीशन एक्ट, फिर टोर्ट्स के अंदर क्या है, माइनर एक्ट भी दे रखे हैं 2-3। कंपटीशन एक्ट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 140 से लेकर 176 तक है, वो उतना ही पढ़ना होता है। वो 20-30 सेक्शन है, उनसे अपना 2 या 4 नंबर फ्री के आते हैं। हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट अपने को पुराने वाला ही पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना। कंपटीशन एक्ट की 4 सेक्शन है, उनसे लगभग एक क्वेश्चन बनता ही है। तो ये चीज़ें हम अगर अच्छे से फोकस करें, एक अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वो भी पुराने वाला ही है। ये मोस्ट स्कोरिंग है। आई होप आपको लिए ये हेल्पफुल हो। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं नेक्स्ट 5 यूनिट्स का लेकर आऊँ, या आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।